हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेलवे टेक्निकल ज्ञान। चलिए आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आपने यूट्यूब पर जो पिक्चर लगाया है उससे आपको मालूम हो ही गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हम कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं उसको देख लेते हैं, और इस तरह से आपको सिंधु घाटी सभ्यता आज पढ़ाएंगे कि जैसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इतना गहराई से इस तरह पढ़ाएंगे कि सभी एग्ज़ाम, दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। और कोई भी आपका फ्रेंड्स, आपका कोई भी दोस्त पूछे कि आपने क्या सिंधु घाटी सभ्यता कितना पढ़ा है, तो बोलिए कि इतना पढ़ा है कि जितना आपने नहीं पढ़ा है। तो पहले से वैश्विक स्तर पर 4 प्रकार की सभ्यताएं अभी तक मालूम हुई है। सबसे पुरानी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि दजला व फरात नदी के किनारे बसी गई है। दूसरा है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे बसी हुई है। उसके बाद है भारत की सभ्यता, जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम है वो सिंधु नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता हुआंग हो नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत सारी नदियों के किनारे है, वो तुरंत आपको बताएंगे। और चीन की सभ्यता जो है हुआंग हो नदी के किनारे है, चौथे नंबर पर है। ये बिल्कुल सीरियल वाइज है। आइए सिंधु घाटी सभ्यता में चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, सभी नाम से आप परिचित हो जाइए। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। चूँकि सबसे पहले किसी भी सभ्यता का नाम रखने का एक रूल है कि जहाँ सबसे पहले खुदाई होगी उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाएगा। तो चूँकि हड़प्पा सबसे पहले खुदाई हुआ था, तो इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे के मूर्तियाँ पाई गए हैं, अस्त्र शस्त्र पाए गए हैं, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसका नाम है। उसके बाद मेलुहा की सभ्यता, इसको मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस तरह से सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के टीले पर 1826 में चार्ल्स मेसान की नज़र गई। चार्ल्स मेसान ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, तो उसने देखा और देख के चुप रह गए, कुछ भी नहीं किया। उनकी एक पत्रिका निकली, देखिए 1826 में, लेकिन उनकी पत्रिका में जो है नैरेटिव ऑफ जर्नी नाम की एक पत्रिका उन्होंने निकाली 1842 में। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया कि भारत में पुरानी सभ्यता भी है, तो लोगों को मालूम हुआ, लेकिन बात वहीं तक रह गई, कुछ आगे बढ़ी नहीं। बात कब बढ़ी जो हम बताते हैं। बात तब बढ़ी जब 1856 में 2 इंजीनियर भाई थे, जिनका एक का नाम था जॉन बर्टन, कहीं जेम्स बर्टन भी रहता है, लेकिन जॉन बर्टन ही ज़्यादा याद रखिएगा। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन और विलियम नामक 2 इंजीनियर थे, जो क्या करे, रेलवे का ट्रैक बना रहे थे। यहाँ देखिए, रेलवे का जब ट्रैक बनेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ कंक्रीट पत्थर आएंगे। रेलवे आप देखे होंगे, रेलवे के नीचे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। तो वो रेलवे जो है लाहौर और कराची के बीच बिछ रही थी। वो पटरी बिछने के क्रम में ईंटें जो पत्थर थी वो ख़त्म हो गई। तो इंजीनियर ने बोला कि ठीक है, पत्थर जब आएगा तो काम शुरू होगा। तो मज़दूर तो है, हर जगह आते जाते रहते, उनको तो मालूम था वो टीला, लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि किसी सभ्यता की ये निशानी है। तो मज़दूर ने बोला कि यदि हम आपको ईंटें ला के दें तो काम शुरू हो जाएगा। तो इंजीनियर ने बोला कि हाँ, शुरू हो जाएगा। तो मज़दूर ने बताया कि वहाँ पर ईंटें हैं। तो क्या किया, बर्टन बंधु ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, वो ईंटें ला के काम शुरू कीजिए। तो वहाँ से ईंटें लाई गई, और ईंटें ला के ट्रेन की पटरियाँ बिछ गई। और ईंटें कई प्रकार की थी। ईंटें वक्राकार थी, एल आकार की थी, आयताकार थी। तो देखकर कुछ अजीब सा लगा उन इंजीनियर भाइयों को। तो उन्होंने क्या किया, उसमें का ईंट जो है, उस समय हमारे पुरातत्व विभाग के जो है मोस्ट टॉप जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके पास वो भिजाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, वो ईंटों का अध्ययन किया। तो क्या किया उन्होंने, उनका कार्यकाल 1853 से 56 है। इन्होंने क्या किया, पहली बार इस पर शोध किया। शोध करने के बाद उन्होंने इसका कुछ रिजल्ट निकाला, इसकी खुदाई शुरू करवाई, वो आगे बताएंगे। पहले देखिए उन्होंने क्या किया कि अलेक्जेंडर कनिंघम का कार्यकाल 1853 से 56 था। 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उन्हीं ने बनाया था। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने
इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, सर जॉन मार्शल ने 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग का नेतृत्व संभाला। अलेक्जेंडर कनिंघम थोड़ा रिसर्च किए और वहाँ से फिर हट गए और ये सर जॉन मार्शल आए उनके स्थान पर। तो उन्होंने कहा कि अब खुदाई का काम शुरू करवाए सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने खुदाई कराने के लिए 2 भारतीयों को चुना, जिन एक का नाम था दयाराम साहनी, जिसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। दूसरा का नाम था राखाल दास बनर्जी, कहीं रखाल दास बनर्जी भी लिखता है। तो क्या हुआ, इन दोनों ने खुदाई का काम शुरू करवाया। इससे क्या परिणाम स्वरूप हुआ कि अवशेष मिलने शुरू हो गए। ये सब कहानी है, इसमें से सभी परीक्षा में नहीं आ जाएंगे। ये जो मेन है, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम वाला है, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। खुदाई कराई तो अवशेष मिलने शुरू हो गए। अवशेष मिलने शुरू हो गए तो हमारा इतिहास जो था 1500 बीसी पुराना था, वो 1000 और पीछे चला गया। अब हो गया 2500 बीसी पुराना, क्योंकि अवशेषों का जो कार्बन डेटिंग कराया गया तो पता चला कि ये सभ्यता जो है 2500 साल पुरानी है, क्योंकि तब तक हमारा इतिहास 1500 बीसी तक था, उसके बाद हो गया 2500 बीसी हो गया। सिंधु घाटी की जो तिथि है, अब कार्बन डेटिंग से जो पता चला है वो तो पता है चला ही है, लेकिन जो विद्वान हैं वो भी अपना अपना तर्क देने लगे। कोई बोले लगे कि इस तरह की तिथि है, कोई बोले कि अब का तिथि है, कोई सब अपना अपना तर्क वितर्क करने लगे। तो इतिहास में आपको अगर छोटे मोटे पेपर देंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, जीडीसी तक का देंगे, तो आपको 2350 से 1750 वाला पूछा जाएगा। सर्वमान्य तिथि यही है, 2350 से 1750 बीसी है जो कार्बन डेटिंग है ये। उसके बाद यदि आप किसी बड़े पेपर में, सिविल के पेपर में जाते हैं, तो आपको पूछा जाएगा कि किस विद्वान के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की क्या तिथि है। तो सर जॉन मार्शल जो है, सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 बीसी है सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल। उसके बाद अर्नेस्ट मैके का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 2800 बीसी से 2500 बीसी है। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स कहते हैं, माधव स्वरूप वत्स बोलते हैं कि 2500 बीसी से 2700 बीसी है इसका कार्यकाल। उसके बाद मार्टिन व्हीलर, ये बहुत एग्जाम में बार बार आ चुका है इसलिए इसको वीवीए लगा दिए हैं। इनका कहना है कि 2500 बीसी से 1500 बीसी है। उसके बाद फेयर सर्विस का कहना है कि 2000 बीसी से 1500 बीसी है। सीजे गाइड है, ये जो है इस 2350 से 1750 बीसी वाला बोले हैं सीजे गाइड के अनुसार 2350 से 1750 बीसी है। सर्वमान्य तिथि यही है, आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। सिंधु घाटी की सर्वमान्य तिथि क्या है, 2350 से 1750 है। और सिविल के एग्ज़ाम देने वाले पूरे रटना पड़ेगा आपको। कोई भी आ सकता है कि बताइए अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना है, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना है। तो इस तरह से आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नामाकरण देखते हैं कि सिंधु घाटी का नामाकरण किसने किया है। तो सिंधु घाटी का नामकरण किया है सर जॉन मार्शल ने। इनको सिंधु सभ्यता नाम दिया। लेकिन पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सिंधु सभ्यता के अधिकतर क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जब भारतीयों में बाद में जब खुदाई शुरू हुई तो गुजरात में 200 से ज़्यादा वर्तमान में है सिंधु सभ्यता के स्थल। तो भारतीयों ने कहा कि अब तो हमारे पास भी बहुत सारे स्थल हैं, उनसे ज़्यादा स्थल हैं, तो हम सिंधु सभ्यता वो पुराना नाम क्यों रखेंगे, हमारा भारतीय के अनुसार नाम होना चाहिए। इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। तो लास्ट में क्या हुआ, ठीक है इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम किया जाता है। तब इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। और ये नाम दिया है डॉक्टर रफ़ीक मुगल। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने और सिंधु सभ्यता नाम दिया सर जॉन मार्शल ने। अब ये सिंधु सभ्यता की चौहद्दी देख लेते हैं, उसका विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु सभ्यता जो भारत का नक्शा है, ऊपर में अपना जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का मांडा जिला उत्तरी सबसे क्षेत्र है। उत्तरी सबसे क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का मांडा जिला। सबसे
दाइमाबाद महाराष्ट्र का क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी है। सबसे पूर्वी क्षेत्र है उत्तर का मेरठ जिला का आलमगीरपुर जगह है। उत्तर का जो मेरठ जिला है उसका वही है आलमगीरपुर जगह। और ये आलमगीरपुर की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? तो भारत सेवक समाज के सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए आलमगीरपुर की खोज तो यज्ञदत्त शर्मा ने की, लेकिन उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो भारत सेवक समाज ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो ये तो पूर्वी क्षेत्र था। और आइए पश्चिमी क्षेत्र क्या है? बलूचिस्तान तक चला जाता है, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तान से आगे बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। उस जगह का नाम है सूतका गेंडोर। तो पूरब में हो गया आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद। ट्रिक उरिक लगा के रटने का नहीं है, इसको समझिए। भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में हो गया मांडा जिला। भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या है? तो आप हालांकि है तो कन्याकुमारी, लेकिन महाराष्ट्र में है ना, दक्षिण महाराष्ट्र दक्षिण में है। तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद है, द से दक्षिण, द से दाइमाबाद। पश्चिम में है जो है बलूचिस्तान तक जाता है, वहाँ सूत का गेंडोर है। इसका सूत जो है दक्षिण तक फैला हुआ है। पूर्व में है आलमगीरपुर, मेरठ जिला के तक है। तो अगर हम सबको इसे मिलाए, इस तरह से इसे हम सबको मिला दिए चारों क्षेत्र को, तो क्या बन गया? ये बन गया है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बन गया। तो इसलिए सिंधु सभ्यता की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। ये भी प्रश्न आते हैं कि सिंधु सभ्यता की आकृति क्या है? तो त्रिभुजाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब निर्माता देखते हैं सिंधु सभ्यता के। और क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल देखिए वर्तमान में क्या है, इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरा अगर क्षेत्रफल भारत में सिर्फ अगर जोड़े जाएं तो 20 लाख किलोमीटर है। कुल नगर कितना है? 1500 प्लस है। 15 अभी और खुदाई चल ही रहा है, इसलिए प्लस का चिन्ह लग गया है। बड़े नगर है 1100 प्लस, बड़े बड़े नगर मिले हैं 1100 प्लस। मुख्य नगर है 1052, ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा मुख्य नगर। उसके बाद है क्योंकि उसके बाद कोई मुख्य नगर नहीं मिले। जो मुख्य नगर को चिन्हित किया गया है वो 1052 है। यही परीक्षा में आने की संभावना है। अब देखिए स्वतंत्रता से पहले क्या थे? स्वतंत्रता से पहले 40 नगर थे। स्वतंत्रता से पहले 40 नगर थे। और क्षेत्रफल जो है स्वतंत्रता से क्या था? पहले जो स्वतंत्रता से पहले जो खुदाई करके जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था वो था 12,99,613 किलोमीटर। 12,99,613 किलोमीटर, या 13 लाख भी इसको मान सकते हैं। पर एग्जाम में 13 लाख लिख के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम आप जब आप देंगे सिविल का तो उसमें 12,99,613 एकदम मोबाइल नंबर की तरह समझना है कि 7 नंबर का ही मोबाइल नंबर है, उसको याद करना पड़ेगा। सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं 200 प्लस। तो देखिए वर्तमान में 20 लाख किलोमीटर है। स्वतंत्रता से पहले 12,99,613 थे। कुल बड़े नगर हैं 1500 प्लस, बड़े नगर हैं 1100 प्लस, मुख्य नगर है 1052। इस तरह से आपको रटना है। निर्माता देखिए, निर्माता सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता का निर्माण 4 प्रजातियों ने मिलकर किया था। इस पर भी है कि कहाँ कहाँ के लोग आके सिंधु सभ्यता बसाए हैं। तो उस पर भी जो कंकाल मिले हैं, जो पथड़ियाँ उनको पटड़ियाँ मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उसके आधार पर उसका अध्ययन किया गया है कि कहाँ के लोग थे। तो पहले 4 जगह के उनकी प्रजातियाँ मिली हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र के माने जाते हैं। एक है अल्पाइन पर्वत का नाम सुना होगा, अल्पाइन के हैं। मंगोलाइड के हैं, मंगोलिया का नाम सुना होगा। भूमध्य सागरीय के हैं। इन चारों ने मिलकर सिंधु सभ्यता का विकास किया था। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। अपना मोहनजोदड़ो के थे ज़्यादातर लोग यहाँ मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। 1-2 होंगे इधर उधर के, आपको भूमध्य सागरीय ही याद रखना है। अब देखिए समाज कैसा था? समाज, अब ये लोग तो अलग अलग क्षेत्र से आए थे, लेकिन इन लोग भी तो कुछ मनुष्य होंगे, कैसे उन लोग थे? तो इस देखिए इस पर विवाद है। सभी विद्वानों का कहना कुछ कुछ अलग है। तो आर्य, सिंधु सभ्यता के समाज आर्य लोगों ने बनाया। ये लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र गुहा का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था आर्य लोगों ने आके बसाया है।
राखाल दास बनर्जी का कहना है कि द्रविड़ लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से बनाया है। द्रविड़ लोग आए, सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाए और चले गए। दास, मार्टिन व्हीलर ने कहा है दास जो थे, जो गरीब आदमी थे, जो थे मजदूर थे, उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को कहीं से आके बसाया है। उसके बाद गार्डन चाइल्ड का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सुमेरियन जो है, मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, उन लोगों ने यहाँ आकर इस सभ्यता का विकास किया, फिर अपने यहाँ चले गए। तो आपको चारों याद रखना है। मेन ये याद रखना है जो कि मोहनजोदड़ो के लोग कहाँ के थे, भूमध्य सागरीय थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। देखिए, एक केंद्रीय नगर, दूसरा पत्तन या बंदरगाह, तीसरा है कस्बे। तो केंद्रीय नगर में क्या है, मोहनजोदड़ो कहीं मोहनजोदाड़ो भी लिखता है, हम मोहनजोदड़ो ही बोलते हैं। उसके बाद हड़प्पा है, उसके बाद धौलावीरा, ये सब केंद्रीय नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है केंद्रीय नगर में देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिगट ने कहा था। सबको मालूम, आपको भी मालूम ही होगा, ये जनरल क्वेश्चन है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के कहा था एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, स्टुअर्ट पिगट। ये पूछ सकता है कि स्टुअर्ट पिगट कहाँ से बिलोंग्स करते थे, कहाँ के थे, तो ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे। क्योंकि उस समय ब्रिटिश का ही राज था, तो जो भी रहेंगे ब्रिटिश के ही रहेंगे। तो सिंधु सभ्यता के नगर 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। 3 देशों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हैं, कहाँ कहाँ बसे हुए, तो आपको तो मालूम है, एक पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान के सिक्का गेंडोर तक था, तो अफगानिस्तान हो गया, और भारत तो है ही, तो आपको 3 देशों तक उसका विस्तार है, तो ध्यान रखना है। अफगानिस्तान का 2 ही क्षेत्र है जो आपको याद रखना है, एक नाम है सुर्तघोई और दूसरा है मुंडी गाक। सुर्तघोई मुंडी गाक, सुर्तघोई मुंडी गाक, सुर्तघोई मुंडी गाक, कहाँ का, अफगानिस्तान का। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के कहाँ कहाँ हैं, अब देखिए। अब देखिए, अफगानिस्तान का सुर्तघोई मुंडी गाक। पाकिस्तान का जो है बलूचिस्तान, जो अलग होना चाहता है, भारत को समर्थन करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसको छोड़ नहीं रहा है। वो भी अलग हो जाता तो थोड़ा कमज़ोर हो जाता पाकिस्तान। चलिए देखते हैं। बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, राणा घुंड, दबसा दात, दाबरकोट, इतना आपको याद रखना है बलूचिस्तान में, समझे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान तक जो फैला हुआ था, जो तो वही बलूचिस्तान का लास्ट वाला है। मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, राणा घुंड, दबसा दात, दाबरकोट, इतना है बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंध में देखिए क्या है, सिंध में कोट दीजी, अली मुराद, चान्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, इतना है आपको सिंध में। 4 याद रखना है। बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, सिंध में हो गया। अब ये पश्चिम पंजाब के 2 टुकड़े हो गए भारत के विभाजन के बाद। एक चला गया पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब आ गया भारत में। तो पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ देखिए क्या है, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी। हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी कहाँ है, पश्चिमी पंजाब में। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, छोटे एग्जाम वालों को इतनी औकात नहीं है पूछने की। भारत के देखिए, भारत में क्या है, पंजाब में देखिए रोपड़, जिसको रूपनगर भी कहा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है आपको। बाड़ा, सघोल, इतना है पंजाब में, रोपड़, बाड़ा, सघोल। राजस्थान में एक ही आपको याद करना है, कालीबंगन, काले रंग की चूड़ियाँ वाला। उत्तर प्रदेश का है आलमगीरपुर, वही मेरठ जिला वाला, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है। हुलास, बड़ा गांव, ये है। जम्मू कश्मीर का मांडा,
आपको मालूम है सबसे उत्तरी छोर हरियाणा में क्या है, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, हिसार, मिताथल, दौलतपुर, इतना हरियाणा का है क्षेत्र। ज़्यादा नहीं है, 15-20 होंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। एक बार नहीं होगा, दो होगा, दो बार नहीं होगा, 3 होगा। जब आपको मौका मिले वीडियो देखिए और उसको रटते रहिए, देखते देखते याद होगा। 4-5 बार देखेंगे याद हो जाएगा। जो व्हाट्सएप में आया हुआ वीडियो और टिकटॉक और रोपो शो करने से अच्छा है कि यही देखिएगा तो भविष्य आपको बनेगा। क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है क्षेत्रफल में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। क्या है कि हरियाणा सरकार के जो है, हरियाणा सरकार का कहना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल नगर जो है राखीगढ़ी है। अभी इसका हम माप करवाए हैं, इसे हमको राखीगढ़ी है और विद्वानों ने भी अपना मत दे दिया है। तो आपको अगर मोहनजोदड़ो नहीं रहेगा तो राखीगढ़ी भी मार सकते हैं। हाँ, सिंधु सभ्यता का सबसे स्थल जो है क्षेत्रफल में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा है, उसके बाद राखीगढ़ी है। लेकिन वर्तमान में हाल में विद्वानों के अनुसार वही बताएं कि राखीगढ़ी को हरियाणा सरकार बोल रही है, तो राखीगढ़ी मानिए, नहीं तो मोहनजोदड़ो मानिए। हड़प्पा बीच में है। अब देखिए गुजरात में कौन कौन से जगह हैं वो देखिए। गुजरात का जो है काठियावाड़ा, गुजरात दो भागों में बटा हुआ है। काठियावाड़ा है, कच्छ के रण। काठियावाड़ा गांधी जी वाला, जहाँ गांधी जी का 1869 में 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। तो देखिए काठियावाड़ा में क्या है, लोथल, रंगपुर, मादर नदी के किनारे है, याद रखिएगा। रोजड़ी, प्रभास पाटन, इसको प्रभास पाटन का और एक नाम है सोमनाथ भगत राव। प्रभास पाटन का सोमनाथ भगत राव नाम है। कच्छ का रण में देखिए, कच्छ के रण में है धौलावीरा, देसलपुर, सुतकोतदा, ये कच्छ के रण में है। तो इस तरह से सिंधु घाटी का आपको स्थल पूरा भारत का और पूरा तीनों देशों का घुमा दिए हैं। अब देखिए कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, किसने खुदाई की और कब खुदाई की। तो हड़प्पा है रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। इधर आपको पढ़ते पढ़ते बचपन से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जवान हो गए आप लोग। हड़प्पा हो गया, रावी नदी 1921 में दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। कोट दीजी ये भी सिंधु नदी है। चान्होदड़ो ये भी सिंधु नदी है। देखिए सिंध में कौन कौन है, सिंध में कौन कौन है, कोट दीजी है, अली मुरादपुर है, चान्होदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। तो जब मोहनजोदड़ो सिंध में है और कोट दीजी भी सिंध में है, चान्होदड़ो सिंध में, अली मुरादपुर सिंध में, तो कहाँ होगा, सिंधु नदी के किनारे होगा। तो यहाँ से भी आप याद रख कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो, कोटदी, चान्होदड़ो तीनों सिंधु नदी किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। रंगपुर मादर नदी किनारे। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। इसकी खोज के कब की, रावी हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में, मोहनजोदड़ो की रखलदास बनर्जी 1922 में, कोटदीजी की 1955 में, फजल अहमद, चान्होदड़ो की 1931 से लेकर 34 के तक खुदाई हुआ। गोपाल मजुमदार ने लोथल का 1957 में, रंगनाथ राव। और रंग यहाँ है या रंग यहाँ है, तो रंग दोनों का खुदा कौन कराएंगे, रंगनाथ राव। उसके बाद हिंडन है, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। आलमगीरपुर का जो मेरठ का था आपको बताए थे कि भारत सेवक समाज ने बताया था, लेकिन खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा में। उसी तरह बीच में प्रश्न कभी आपको ये आ गया सिंधु, ये आ गया आपको मोहनजोदड़ो आ गया, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था। आलमगीरपुर आ गया तो आपको याद रखना है कि अभी आलमगीरपुर अभी पढ़े ना नक्शा में, वो कहाँ था। इस तरह से बीच बीच में दिमाग को लगाते रहिएगा तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे और आपको बड़ा ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। रोपड़ है सतलज नदी के किनारे, यज्ञदत्त शर्मा। कभी भी आगे पढ़ते पढ़ते रोपड़ आ जाए तो आप पीछे एक बार घूम के सोच लीजिएगा कि रोपड़ कहाँ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ने का तरीका है। अभी आपको लिपि भी बताएंगे, लिपि दिखाएंगे कि जिस लिपि को कोई नहीं पढ़ सका वो लिपि है कैसी। आप लोग भी ट्राई मारिएगा, कहीं पढ़ने में सफल हो जाए
इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। आगे बताते हैं, अभी पहले फिलहाल ये देखिए हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था। हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा था? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन का नगर नियोजन एक जैसा था। हड़प्पा का मोहनजोदड़ो कालीबंगन का नगर नियोजन एक जैसा था, लेकिन सिर्फ कालीबंगन में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। जब पुरातत्व वाले आए, यहाँ ढूंढने आए, तो कालीबंगन सब जगह घूमे, कालीबंगन का जो ईंट निकला तो कच्ची ईंटों का था। और जो मेसोपोटामिया की जो ईंटें थी वो भी कच्ची ईंटों की थी। तो लोगों ने क्या कहा कि मेसोपोटामिया वाले ही आके यहाँ बसाए हैं और उन्हीं लोगों के जैसा ईंटा है। लेकिन बाद में पता चला कि कच्ची ईंटें सिर्फ कालीबंगन में ही है। तब कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, ये भारत की सभ्यता अलग है, उन लोगों की सभ्यता अलग है। तो भारत भी अपना गर्व से बोल सकता है कि हमारी भी पुरानी सभ्यता है। उसके बाद है देखिए, तो आपको बताएं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन का नगर नियोजन मतलब घर का बनावट, गली मोहल्ला, आंगन, कुआं, ये सब एक जैसा था। लेकिन बनवाली जो था, कालीबंगन जो था, उसका में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें, दोनों जगहों से दो दो टीले प्राप्त हुए हैं। दोनों जगह से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दो दो टीले प्राप्त हुए हैं। वो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला थोड़ा ऊपर होता था, ऐसा माना जाता है कि उसमें धनवान लोग रहते थे और ये गरीब आदमी रहने के लिए पूर्वी टीला था। क्योंकि कोई भी आएगा आक्रमण करने तो यहाँ से होकर ही जाएगा, तो पहले यही लोग लड़ाई उड़ाई करेगा, मरे उड़ेगा, तब तक ये लोग सतर्क हो जाएगा। और पश्चिमी जो टीला था इसको दुर्गीकरण किए करके रखा जाता था, दुर्गीकरण किया हुआ था। मतलब इसको बड़े बड़े दीवारों से चारों तरफ घेरा हुआ था। वो क्यों घिरा हुआ था, आपको पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के जो पश्चिमी टीले थे वो दुर्गीकरण क्यों किया गया था उनको? तो इसका आंसर है कि पशुओं और चोरों से रक्षा के लिए। तो चोर भी आएगा तो पहले यहाँ आएगा, चोरी वोरी करेगा, तब तक हल्ला हो जाएगा, तो इन लोगों को मालूम हो जाएगा। और पशु आएंगे, यही लोग मार भगा देंगे, लोग सुरक्षित रहेगा। तो ये उच्च वर्ग के, ऐसा माना जाता है कि उच्च वर्गों के लिए है और निम्न वर्गों के लिए ये होता था। सब संभावना है, सिंधु घाटी संभावना है, और संभावना में ही प्रश्न में सब फेल पास होकर कोई बड़ा ऑफिसर बन जाता है, कोई जीरो हो जाता है। तो संभावना का खेल में आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला है, आपको पता है, जो कि मेसोपोटामिया और सुमेरियन की सभ्यता में भी है। गलियों सड़कों का अनुपात एक समान था, गली और सड़क का अनुपात एक समान था, यानी गली जितना चौड़ा था और सड़क भी उतना ही चौड़ा था। रंगपुर में भी कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है, लेकिन कालीबंगन में सबसे ज़्यादा मिला है, रंगपुर में कम मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका अपवाद भी है। धौलावीरा का नगर नियोजन अलग, जल निकासी सबसे सुंदर तथा दू की जगह 3 टीले प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो है उसका नगर नियोजन सबसे अलग मिलता है। क्या जल निकासी सबसे सुंदर किसका है, ये प्रश्न आता है। जल निकासी सबसे सुंदर किसका था? तो धौलावीरा का जल निकासी सबसे सुंदर था। नालियों से होकर जल सीधे बाहर नाली में जाती थी। यहाँ 2 की जगह 3 टीले प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ एक टीला था, उसके नीचे एक टीला था पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन पूर्वी टीला में क्षेत्र में एक ही टीला था। इस तरह से टीले प्राप्त हुए हैं। ये ऊंचा रहता था, ये नीचे रहता था, इसलिए इसको इस तरह से बनाया है, इसको भी इस तरह बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चनहुद्रो में कोई दुर्ग नहीं था, चनहुद्रो में कोई दुर्ग नहीं था, यहाँ ब्यूटी पार्लर था। मतलब कि चनहुद्रो से जो है ब्यूटी पार्लर में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि ये सौंदर्य प्रसाधन का केंद्र था। लिपस्टिक का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला? चनहुद्रो से मिला। ये आपको याद रखना है कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चनहुद्रो से। सड़क देखिए, सड़क क्या है, ग्रिड पद्धति पर या जाल पद्धति पर बनाया जाता था। ये कैसे है? इस तरह से सड़क बनाया जाता। प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे कैसे काट रहा है? समकोण पर काटती थी। इसको मैंने टेढ़ा बन गया है, सीधा बनाएगा तो समकोण हो जाएगा। नगर की मुख्य सड़क को हाईवे या प्रथम सड़क कहते हैं। जो मुख्य सड़क है उसको हाईवे न तो प्रथम सड़क कहते थे। जहाँ एक दूसरे को काटती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। वो जहाँ जैसे ये सड़क ऐसे गया, ऐसे सड़क गया,
तो ये सड़क हो गया, यहाँ सर्किल बन गया ना, यहाँ ऐसे सड़क जाएगा, ई सड़क है, ई सड़क ऐसे गया तो यहाँ सर्किल बन गया। तो इस सर्किल को ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा जाता था। जो मेन सड़क है ये, इसको मुख्य सड़क कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जो ऑक्सफोर्ड सर्किल है, ऑक्सफोर्ड सर्किल के इधर भी मोहल्ला मिला है, इधर भी मोहल्ला मिला है, इधर भी मोहल्ला मिला है, इधर भी मोहल्ला, मतलब यहाँ लोग निवास करते थे, लेकिन घर के दरवाजे इस सड़क की तरफ ना खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। अब देखिए आगे, नगरों में प्रवेश पूर्व की ओर होता था, पूरब से कोई प्रवेश करता था, समझे। नालियाँ ईंटों से, पत्थरों से पूरी तरह से ढकी होती थी। नालियाँ जो है ईंट पत्थर से ढकी होती थी, ये तो कुछ अच्छी बात है। ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और जिप्सम या गाड़ा, मोर्टार जिसको होते हैं, मोर्टार गाड़ा का प्रयोग किया जाता था। घर की दरवाजे पीछों की ओर खुलते थे, जो है बोले ना पीछे की ओर खुलते थे, जिसमें दरवाजे। लोथल एक ऐसा नगर है, लोथल घर के, सबके घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा नगर है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, और वैसा एक ही घर पाया गया है कि जिसके दरवाजे हो गए। वो एक गांव में होता है ना बदमाश, कि चलो हम, तू ऐसे करो तो हम ऐसे करम, तो होगा बदमाश को पीछे बनाएगा तो हम आगे से घर बनाएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि लोथल के घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सब आपके घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कालीबंगन में प्रत्येक घर में कुआं पाई गई है। कालीबंगन के प्रत्येक घर में क्या है, कुआं पाई गई है। प्रत्येक घर के कुआं कहाँ पाई गई है, तो कालीबंगन में। ईंटों का आकार देखिए क्या है, एल आकार का ईंटा है, ये वृत्ताकार ईंटा है, ये आयताकार ईंटा है। अब जैसे घर का कोना बनाना है तो इस ईंटे का प्रयोग होता था। वृत्ताकार ईंटा का कहीं पिलर बनाता होगा वहाँ यूज करता होगा, या आयताकार ईंटा लंबा दीवार बनाने के लिए करता होगा। और ईंटों का अनुपात जो है, ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। ये पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इसको जब निकालिएगा पॉइंट में तो 10.25 गुने 5 गुने 2.25 के है, काट कूट कीजिएगा तो इतना आएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये भी तो होगा। तो सबसे बड़ी ईंटें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसका लंबाई है 51 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 26 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। और वर्तमान में जो ईंटें हैं और 10-5-3 में आते हैं, जिसका लंबाई रहेगा 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई रहेगा 5 सेंटीमीटर, नहीं कहता है कि 5 इंची की दीवार है, 5 इंची, और सेंटीमीटर नहीं, इंच 10 इंच, 5 इंच, और जिसका चौड़ाई है जो 3 इंच होता है। भवन देखिए, भवन जो है आवासीय होते थे, भवन आवासीय होते थे। दरवाजे पीछे की तरफ आपको बताए हैं, अपवाद में लोथल है। कमरे में 3 या 4 कमरे होता था, समय देखिए, कमरे 3 या 4 होते थे। रसोई घर, आंगन घर, स्नानागृह कॉमन था, सब घर में मिलता था। रसोई घर, आंगन, स्नानागृह सभी घरों में मिलता था। विशाल भवन में देखिए 30 से 40 कमरे होते थे। आवासीय भवन में क्या, एक आवासीय भवन और एक विशाल भवन। विशाल भवन में 30 से 40 कमरे मिलते थे, आवासीय भवन में 3 या 4 कमरे होते थे। रसोई घर, आंगन घर और स्नानागृह एकदम कंपलसरी सब में रहता था, और एक रूम सोने के लिए होता होगा, चौथा रूम। अब ये अन्नागार, स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, सबसे बड़ी इमारत। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछेगा तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार। राजनीतिक व्यवस्था देखिए, ज़्यादातर लोग मानते थे कि वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। बहुत लोगों का मानना है कि जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग के हाथों में थी, लेकिन मार्टिन व्हीलर का कहना है, अब इसमें भी तर्क वितर्क होने लगता है, सब विद्वान अपना तर्क देते हैं। मार्टिन व्हीलर का कहना है कि शासन जो है जनतंत्रात्मक थी, जनता के द्वारा चुना गया राजा था, लेकिन धर्म की महानता ज़्यादा थी। मतलब कि राजा के पास ज़्यादा शक्ति नहीं होती थी, धर्म की महानता ज़्यादा थी। स्टुअर्ट पिगट भी ने भी इसमें कहा है, वही कहा था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत साम्राज्य की दूर, सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत साम्राज्य, सिंधु हड़प्पा और सिंधु को एक बोला था कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला था। स्टुअर्ट पिगट क्या बोलता है, पुरोहित वर्ग का शासन
पुरोहित वर्ग का शासन था, मतलब पुजारी का शासन था। तो जब पुजारी का शासन होता तो राजा का वहाँ थोड़ी चलता। पुजारी, हर घर में पुजारी है तो पूरा धन मंदिर में ही रहते, तो मंदिर मंदिर का कोई ऐसा अस्तित्व तो नहीं मिला है, लेकिन इसको नहीं माना जा सकता है। लेकिन आपको पूछेगा कि पिगट के अनुसार शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी। अब विलियम हंटर का क्या कहना है, हंटर हो गया। विलियम हंटर का कहना है कि शासन जनतंत्रात्मक थी, जनता शासन करती थी, मतलब कोई राजा नहीं था, जनता शासन करती थी, धर्म की कोई बात ही नहीं थी बोल रहा था। लेकिन धर्म की बात नहीं थी तो फिर मूर्तियाँ कहाँ से आई, है कि नहीं। अर्नस्ट मैके देखिए, अर्नस्ट मैके कहना है कि राजतंत्रात्मक था, कोई एगो प्रतिनिधि चुन लिया जाता था और उसी के हाथ में सब कुछ था। चलिए ये सब के देख लिए, आगे बढ़ते हैं। सब विद्वान का अपना अपना मत है, आपको हर विद्वान का ध्यान रखना है। बड़े एग्जाम वालों के लिए, छोटे एग्जाम वालों के लिए एक बार पढ़ लिए, जो जीके बेस्ड है, वन लाइनर क्वेश्चन उसको रट लिए, हो जाएगा। जितना आपको पढ़ा दिया गया है तो कैसे एग्जाम निकल जाएगा। आइए, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या था, समाज मात्र सत्तात्मक थी। इससे कैसे पता चलता है, तो हड़प्पा से एक मूर्ति प्राप्त हुआ था जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया उसमें। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो किसको क्या हम लोग मानेंगे, उसको मानेंगे कि वो क्या फसल जो होता है उत्पादन, कृषि के फसल माता है, या उर्वरता की माता है, या मातृ देवी है। तो इससे हमें यही अनुमान लग सकता है ना, या उर्वरता की देवी है। तो क्या है, मूर्ति प्राप्त है स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिससे हमने कहा उर्वरता की देवी या मातृ देवी कहा जाता है ना। कि सिंधु सभ्यता में कौन सी देवी की पूजा होती थी, तो मातृ देवी की। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी, इसको रट लीजिए। अब देखिए, दफन दाह संस्कार, मरने के बाद क्या होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आप मोहनजोदाड़ो एक फिल्म है ऋतिक रोशन का, उसमें तो ऐसे ही खड़ा कर देता था लाठी पर मार के, सड़ जाता था। तो देखिए क्या है, 3 प्रकार के होते थे दफन या दाह संस्कार, 3 प्रकार के होता है। पूर्ण दहन में क्या होता था, शरीर को पूरा जमीन के अंदर डाल दिया जाता था, मिट्टी भर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। दूसरा था आंशिक दफन में क्या है कि जब कोई मर जाता था तो उसको वैसे ही जाके कहीं कोई उसके तरफ, मोहनजोदाड़ो फिल्म में है, ऐसे ही जाके कोई लाठी में या कोई पेड़ में उसको बांध के छोड़ दिया, और पशु पक्षी उसको पूरा बढ़िया से खा पी के आनंद लिया। लास्ट में जो हड्डी बचा उसको जाके गाड़ दिया गया। लेकिन मोहनजोदाड़ो फिल्म में बताया है कि वो हड्डी वैसे ही रहता था, नहीं काटता था। लेकिन अवशेषों से पता चला है कि बाद में उसको गाड़ भी दिया जाता था। तीसरा है दाह संस्कार मतलब जला दिया जाता था। 3 प्रकार के थे। अब देखिए कहाँ क्या किया जाता था। हड़प्पा में क्या है कि दफना दिया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, मोहनजोदड़ो में जला दिया जाता था। वस्त्र क्या है, अब 3 प्रकार के देख लिए, हड़प्पा में दफनाने वाला, मोहनजोदड़ो में जलाने वाला। वस्त्र अब क्या था, वस्त्र में आइए, वस्त्र क्या है, सूती और ऊनी दोनों के साक्ष्य मिले हैं। आभूषण में देखिए, पुरुष एवं महिला दोनों आभूषण धारण करते थे। साक्ष्य से ऐसा स्पष्ट होता है कि पुरुष और महिला जो है दोनों आभूषण धारण करते थे। मनोरंजन क्या था, मनोरंजन क्या है, पासा खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई, आपस में पशुओं को लड़वाते थे, अब बैठ के आनंद लेते थे। धार्मिक जीवन कैसा था उनका देखिए, मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, लिंग योनि का भी पूजा का प्रमाण मिला है, लिंग योनि का भी पूजा करते थे, वृक्ष का भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाले पुरुष की ओर की योग साधना की मूर्ति मिली, मतलब 3 मुख वाले जो आदमी था वो योग में लीन था एकदम। और उसके बाएं तरफ जो था गैंडा और भैंसा थे। बाएं तरफ कौन था, गेंडा और भैंसा, दाएं तरफ हाथी बाघ। ये चारों आपको परीक्षा में आएगा, हाथी बाघ गेंडा भैंसा, हाथी बाघ गेंडा भैंसा। तो इस के ये बने हुए थे चित्र। उसके बाद नीचे 2 हिरण था। इस ओकरे बाद देखिए हड़प्पा से जो है स्वास्तिक के चिन्ह, चक्र के चिन्ह, क्रॉस के चिन्ह, ये चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं।
सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा, इसको आद्य शिव, सर जॉन मार्शल ने है इसको आद्य शिव कहा। और ये जब इसको ये चित्र जब मिला तो लोगों ने सोचा कि इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं, या तो ये जानवर का मतलब कि मालिक होगा बहुत सारे जानवरों का, जो बहुत सारे जानवरों को पालता होगा, या तो ये जानवरों का माने प्यारा था, जानवर इसको लाइक करते होंगे, प्यार करते होंगे, तो पशुओं का माने प्यारा था तो इसको पशुपति नाम दे दिया। लेकिन बाद में सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव कहा, तब तक ये सब जगह माने किताबों में लिखा जा चुका था, हर जगह इसकी मान्यता मिल चुकी थी कि ये पशुपति है, पशुपति है। तब सर जॉन मार्शल का आद्य शिव वाला तर्क वैसे ही रह गया। फिर भी इसको अभी पढ़ा जाता है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं आर्थिक जीवन कैसा था, पैसा कौन कौन बैंक से निकालते थे। आर्थिक जीवन में क्या है, मुख्य व्यवसाय था कृषि, समझे, कृषि है उसका मुख्य व्यवसाय था। 9 प्रकार के कृषि का प्रमाण मिला है, 9 प्रकार के कृषि वो लोग करते थे। और अभी जो हम लोग करते हैं उससे उन्नत किस्म के कृषि करते थे। गेहूं की 3 प्रजातियां उगाते थे वो। तो देखिए 9 का कौन सा था, पहले था गेहूं, 1 नंबर पर गेहूं, सबसे पहले गेहूं था, फिर जौ, फिर चावल, सरसों, तरबूज, तिल, राई, मटर, कपास, ये 9 फसल उगाते थे। और दूसरा था व्यापार, व्यापार भी करते थे उन लोग। व्यापार हम लोग कैसे पता चलेंगे, कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो कुछ सामान है यहाँ का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सामान है, और हमको मिल गया मेसोपोटामिया की सभ्यता में यहाँ का सामान, और वहाँ का सामान हमको कुछ यहाँ मिल गया, तो हम लोग यही समझेंगे कि व्यापार होता था। तो उसी आधार पर अनुमान लगाया गया है। अब क्या है, फसल को क्या है, नवंबर में जब बारिश होता था, पानी सूखता था, थोड़ा थोड़ा पानी गीला रहता था मिट्टी, तो नवंबर में क्या करते थे, उसको रोप देते थे, बो देते थे, और अप्रैल में जाके उसको काट लेते थे। अब खाद तो आज के ज़माना के जैसा था नहीं, और उसमें उर्वरक कुछ भी, और तेल छींटने का तो कुछ था नहीं, तो बस नवंबर में रोप देना। और उस समय उतना कीड़े मकोड़े भी नहीं थे। अब जैसे जैसे अब देखिए कोरोना आ गया है, कितना बड़ा वायरस है, तो इस तरह से सर्वप्रथम जूते हुए खेत काली बंगन से मिले, काली बंगन से जुताया हुआ खेत मिला है। आपको याद रखना है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो काली बंगन से मिला है। काली बंगन से लकड़ी का हल मिला है, और पत्थर की हंसियाँ मिली है, पत्थर की हंसियाँ। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता तो कहा जाता है, लेकिन कांस्य के कोई भी औजार, हंसुआ वगैरह नहीं मिले हैं, सिर्फ मूर्तियाँ ही मिली हैं। तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम सिंधुवासी ने ही कपास उगाया था। कपास जो आपको 9 फसल बताएं, कपास जो है सर्वप्रथम सिंधुवासी नहीं उगाए थे, उससे पहले का कोई नहीं उगाया था। पशुपालन में क्या है, बैल था, बकरी था, भेड़ था, सूअर था। बैल, बकरी, भेड़, सूअर। प्रमुख पशु थे कुबड़ वाला सांड। गाय की आकृति वाली कोई भी मुहर नहीं मिली है, जैसे गाय का कुछ प्रमाण मिले, गाय की आकृति वाले कोई भी मुहर नहीं मिली, गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वो कुबड़ वाला सांड भी है कि सांड है कि क्या है सो नहीं मिला है, बस कुबड़ वाला जानवर का प्रतीत होता है, सांड अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जब सांड होगा तो गाय होगा, इससे स्पष्ट होता है कि वो सांड नहीं होगा, लेकिन सांड के जैसा दिखता था तो कि सांड ही हम लोग मानते हैं, कुबड़ वाला सांड। गाय की आकृति वाली कोई मुहर प्राप्त नहीं हुई है। लोहा और तलवार का ज्ञान उनको नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अपरिचित थे, ऐसा बहुत प्रश्न आया है, तो लोहा से अपरिचित नहीं थे। गुजरात के लोग हाथी पालते थे। कैसे पता चला है कि गुजरात के लोग हाथी पालते थे, तो गुजरात के लोग हाथी पालते थे। काठियावाड़ा कच्छ के रण से इस अवशेष का पता चलता है। काठियावाड़ा जो गुजरात गांधी जी का जो जन्म स्थान है काठियावाड़ा, वहाँ के कच्छ के रण से, काठियावाड़ा से भी और कच्छ के रण से भी हाथी के अवशेष मिले, तो इससे स्पष्ट लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग हाथी भी पालते थे। अब घोड़ा देखिए, घोड़ा का सामान्य प्रयोग न के बराबर है, मतलब घोड़ा का प्रयोग न के बराबर था। घोड़े के अस्तित्व का संकेत सिर्फ मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। हड्डियाँ नहीं, सिर्फ अस्तित्व के संकेत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। संदिग्ध मूर्ति मिली है, संभवतः, मतलब ऐसा माना जाता है कि घोड़े का है, संभवतः, संभावना जताया जाता है कि घोड़े का है।
घोड़े जैसी दिखने वाली मूर्ति है वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुए हैं। संभवतः घोड़े के अस्थि पंजर, ये तो मूर्ति हो गया संदिग्ध मूर्ति, और अस्थि पंजर सूतकोतदा से प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े का अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो से, घोड़े की संदिग्ध मूर्ति लोथल से, लोथल एक बंदरगाह था, घोड़े का अस्थि पंजर सूतकोतदा से। आगे बढ़ते हैं। शिल्प कला, कलाकार भी थे कि नहीं? शिल्प कला, हड़प्पा के बर्तन पर कई चित्र बने हैं। हड़प्पा के बर्तन पर कई चित्र बने हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल के लोग शिल्प कला भी जानते थे। मोहनजोदड़ो के बर्तन पर कोई चित्र नहीं मिलता है। हड़प्पा के बर्तन पर कई चित्र मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के चित्र पर, बर्तन पर किसी प्रकार का चित्र नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मृदभांड मतलब बर्तन, 2 रंग के थे, काला थे एक लाल, काला और लाल। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, वही लाल था, रंग से नहीं रंगा हुआ था। मुहरों के माध्यम से व्यापार का पता चलता है। देखिए मुहर के माध्यम से, एक यहाँ का मुहर मिल गया हमको मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो हम समझेंगे कि व्यापार होता था। स्थलीय व्यापार क्या है? अफगानिस्तान प्लस ईरान से होता था स्थलीय व्यापार, माने भूमि वाला। जलीय व्यापार मकरान से होता था, मकरान से। 2 व्यापारियों के बीच बिचौलिए के रूप में, बीच में बहरीन पड़ता था। बहरीन क्या करता था? बिचौलिया, चाहे दलाली कहिए उसको, के रूप में बहरीन के व्यापारी काम करते थे। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो व्यापार हो गया। व्यापार में ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रमुखता ज़्यादा थी। वस्तु, यहाँ से वस्तु ले लीजिए, अपना वाला वस्तु हमको दे दीजिए, मेरा एक पेन ले लीजिए और बाद में पार्ले जी बिस्कुट दे दीजिए, इस तरह से था पहले। मुहर जो है सेल खड़ी से बना होता है, सी टाइट जिसको कहता है, सेल खड़ी। मुहर किससे बनता था? सेल खड़ी से। मुहर बेलनाकार होती थी, आयताकार होती थी, वर्गाकार होती थी मुहर। उसके बाद सर्वाधिक मुहरें लगभग 2000 प्राप्त हुए हैं टोटल सिंधु सभ्यता, जिससे 500 मुहर मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में मुहरें ज़्यादा थी। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक मुहरें 500 थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें टोटल 2000 थी। हड़प्पा के मुहरों में सबसे ज़्यादा चित्र एक सींग वाले पशु का मिलता है। मतलब एक सींग वाले पशु के चित्र का मुहर कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। अब देखिए, बटन की आकृति वाला मुहर लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से, लोथल बंदरगाह था ना, तो वहाँ पैसा का ज़्यादा यूज होता होगा व्यापार के लिए, तो इसलिए वहाँ छोटा बटन वाला प्राप्त हुआ है। ऐसा बोल रहे हैं कि ताकि आपको याद हो जाए। लोथल यानी लोथल से फारस, जिसको ईरान बोला जाता है, कि मुहर मिले हैं। लोथल से फारस के मुहर मिले हैं, लोथल से, इसका मतलब फारस से व्यापार होता होगा। कालीबंगन से बेलनाकार मुहरें, जो ये मुहर मिली है, जो कि हम बोले ना बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार मुहरें, तो कालीबंगन से किस प्रकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो बेलनाकार प्राप्त हुई हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। सोना, चांदी, टीन अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आयात कहाँ से कौन सा सामान मिले हैं वो हम देख रहे हैं। तो सोना, चांदी और टीन कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान, ईरान से आता था। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान की खिचड़ी और बलूचिस्तान से तांबा आता था। जस्ता प्लस सीसा कहाँ से आता था? राजस्थान के जावड़ खान से आता था। जावड़ खान से जस्ता, सीसा। जहाँ जहाँ जस्ता का खान मिलेगा वहाँ वहाँ सीसा का भी खान मिलेगा। शीश हो गया, यहाँ सीसा कहते हैं। राजस्थान के जावड़ खान से और अफगानिस्तान से, ईरान से सीसा आता था या जस्ता आता था। नील रत्न, जिसे कि होता था ना नील रत्न, छोटे छोटे पत्थर, रतन, स्फटिक, ये सब कहाँ? बदख्शां अफगानिस्तान से। बदख्शां से मुगल वंश की ओर जाइए तो आपको बदख्शां के बारे में पूरा पता चल जाएगा। उसी तरह पढ़ाई करना चाहिए, जैसे अभी बदख्शां आ गया, मुगल वंश से बदख्शां का क्या जिक्र है, तो वहाँ चले जाएंगे। राजस्थान आ गया, राजस्थान का सोचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, इस तरह से है। अब राजस्थान के कौन है? राजस्थान जो है वहाँ सिंधु घाटी कौन सा स्थल है? तो कालीबंगन है। कालीबंगन है। अब शिलाजीत देखिए, शिलाजीत सबको मालूम होगा क्या होता है। जो शिलाजीत क्या है, कहाँ से आता है? वो तो हिमालय से आता है। सेल खड़ी, वही जिससे मुहर बनता था, वो सेल खड़ी कहाँ से है? राजस्थान से, गुजरात से, बलूचिस्तान से।
शंख या कौड़ी खेलने के लिए जो पासा होता, शंख या कौड़ी, वो कहाँ से आता था? तो मुंबई में जो समुंदर है वहाँ कितना शंख मिलता है, जाइए घूमने तो खूब शंख घूमते रहेगा। तो वही शंख कौड़ी कहाँ से आता था? गुजरात से, सौराष्ट्र से आता था। मुंबई गुजरात आजू बाजू में है। गुजरात में जाइएगा तो वहाँ समुद्र बड़ा बड़ा है, वहाँ शंख कौड़ी खूब मिलेगा आपको। लोथल कालीबंगन से युगल समाधियाँ मिली हैं, मतलब कि दो ही मनुष्य को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसका सती प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस समय कुछ भी वैसा नहीं था सती प्रथा, क्योंकि समाज मात्र सत्तात्मक थी। जो महिला बोलेगी वही चलेगा ना। तो जब महिला बोलेगी वो चलेगा, तो महिला थोड़े बोलेगी कि हम जाएंगे, हमारे पति मर गए तो हम मरेंगे। बोलेंगे पति मर गए तो क्या हुआ, हम दूसरा देखेंगे। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की विधि का पहला साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। ये हम आपको पाषाण काल में पढ़ा दिए हैं कि हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं और वही पाषाण काल के हैं, लेकिन इस साक्ष्य कुछ मनोरंजन टाइप का है ना, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का, इसलिए इसमें ले लिया गया है। नहीं तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का रहता तो जरूर रहता कि दाइमाबाद, मांडा कहाँ से प्राप्त हुए। माप तौल की इकाई क्या थी? 4 के गुणज में थी। मतलब कि अभियो का पुराना आदमी जो आपको मिलेगा ना, वो कहेगा 16 आना सच बात है, 16 आना सच है, 4 आना दे दो, मतलब 4 मतलब 1/4 दे दो मुझे। इस तरह से होता था। जो 16, 32, 48, 64, 4, 8, 12 इस तरह से। बाट क्या थी? घनाकार। जो बाट 1 किलो आधा किलो का भी बटखारा है ना, वो घनाकार होता था, वर्गाकार होता था, शंक्वाकार होता था, बेलनाकार होता था। लिपि क्या थी? लिपि या भाषा भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक दूसरे से कुछ लिख के करने के लिए क्या होता था, अपने भावों को चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे। तो वही चित्र के माध्यम से भाव को व्यक्त करना ही भाव चित्रात्मक हो गया है। तो चित्राक्षर टोटल कितने मिले हैं? चित्राक्षर मिले हैं टोटल 250 से लेकर 400 चित्राक्षर मिले हैं, मतलब कि चित्राक्षर अक्षर मिले हैं। और मूल चिन्ह जिसका बार बार प्रयोग हुआ है वो मूल चिन्ह 64 मिले हैं, 64 मूल चिन्ह मिले हैं। और लिपि क्या है? दाएं से बाएं ओर लिखे। अभी हम लोग यहाँ देखिए, इधर शुरू करेंगे इधर लिखेंगे, बाएं से शुरू करेंगे दाएं से खत्म करेंगे। लेकिन उन लोग क्या करते थे कि दाएं इधर से शुरू करते थे और इस तरह की लिपि थी उनकी, ऐसे दाएं से शुरू करते थे और बाएं में ख़त्म करते थे। तो उल्टा थी। तो आपको याद रखना है कि लिपि दाएं से शुरू होती थी, बाएं में ख़त्म होती थी। लिपि क्या है? अभी चित्र देखने से कैसा लग रहा है? सांप के आकार का लग रहा है ना, तो इसको सर्पिलाकार लिपि कहते हैं। अब गांव समाज में रहने वाले लोग इतना जानते हैं कि जब गो मूत्र करेगी तो उसका मूत्र इसी तरह बह के जाएगा नीचे, तो क्या होगा? गोमूत्री लिपि भी इसको कहा जाता है, जिसको कि ब्रुस्टोफेदन, ब्रोस्टोफोडन, कुछ भी थोड़ा इधर उधर करके किताब में लिखा रहता है। तो आपको ये सब याद रखना है, जिसको गोमूत्र लिपि को ही इसको इस नाम से भी जाना जाता है। इसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास बेडेन महोदय ने किया, लेकिन वो पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए, सफल नहीं हुए। तो आप सफल हुई कि नहीं, देखिए आपके लिए हमने लिपि लिख लिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको गहन अध्ययन कीजिए, और लिपि को अगर पहचान गए तो इतिहास में आपको नाम आ जाएगा। और अगली बार से जो वीडियो यूट्यूब पर बनाएंगे उसमें आपका भी नाम लिखेंगे कि फलाने महोदय ने इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। मजाक कर रहे हैं, इसको सीरियस ना लीजिएगा। आइए अब देखिए, हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या है? मेहरी यूपिया भी कहा जाता है ऋग्वेद में। ये भी पूछा सकता है कि मेहरी यूपिया किस नगर को ऋग्वेद में कहा गया है? तो मेहरी यूपिया जो है हड़प्पा कहा गया है। हड़प्पा क्या है? सिंध प्रांत के मांटगोबरी जिला में स्थित है। 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। 1926 में इसका माधव स्वरूप वत्स ने किया। 1946 में मार्टिन व्हीलर ने किया। चलिए, हड़प्पा से इतना जानकारी हो गया। अब हड़प्पा से जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं, वो अन्नागार जो है, अन्नागार के पीछे जो टीले प्राप्त हुए हैं, वो टीले के पीछे 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 12 अन्नागार छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं टीले के पीछे। उसके बाद क्या है?
जो पूर्वी टीला था, पूर्वी टीला के इधर उधर दो दो कमरे पाए गए हैं, दो दो कमरे जिसको बैरक बोलता है। ऐसा कहा जाता है कि मजदूरों का घर है। किले के पीछे 37 कब्र का कब्रिस्तान मिला है। 37 कब्र का कब्रिस्तान मिला है। 37 कब्र का कब्रिस्तान मिला है किले के पीछे, जिसको R31 कहा जाता है। R31 इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार से थे किले। देखिए कब्रिस्तान ऐसे था, ऐसे 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 करके जब दूर ऊंचा से देखा गया ना तो आर प्रतीत हो रहा था। 37 वो था, 37 वो था, जिसका नाम रख दिया गया R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान। शंख से बना बैल मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से शंख से बना बैल मिला है। शंख से बना बैल मिला है। सीप से बनी पैमाना यानी पटरी। सीप से बनी पैमाना भी मिला है। सीप से बना हुआ पैमाना या पटरी मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति भी मिला है। याद रखिएगा कि सीप से बना पैमाना हड़प्पा में, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा में मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा में मिला है। स्वास्तिक चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा में। क्रॉस, चक्र है। चक्र कहाँ मिला है? हड़प्पा में। चलिए अब आइए कुणाल। देखिए कुणाल जो है हरियाणा में है। कुणाल अभी पढ़ा है ना ऊपर, कुणाल हरियाणा। उसमें चांदी का मुकुट मिला है। कुणाल हरियाणा से चांदी का मुकुट मिला है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद लोथल में आते हैं। हमने लास्ट में कौन सा कहाँ प्राप्त हुआ है, मेन यही है, ये भी बहुत मेन है। लोथल से क्या है, जिसको लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। लोथल को आपको कहेगा कि सिंधु सभ्यता के किस नगर को लघु हड़प्पा कहा जाता है, तो लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह जिसको गोदीबाड़ा बंदरगाह कहा जाता था, गोदीबाड़ा। वहाँ से 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं। 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। चावल का दाना मिला है लोथल से। अग्निकुंड मिला है लोथल से। घोड़े की संदिग्ध मूर्ति मिली है लोथल से। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं लोथल से। उसके बाद चाणहुद्रो। देखिए चाणहुद्रो से दुर्ग नहीं था। यहाँ दुर्गीकरण, यहाँ का टीला किला नहीं था। सौंदर्य प्रसाधन जो लिपस्टिक मिला था ना, याद है लिपस्टिक। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, उसका भी साक्ष्य मिला है। यानी कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए का साक्ष्य कहाँ मिला है? चाणहुद्रो से। वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चाणहुद्रो से। सीप मनके के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो चाणहुद्रो से। झूकर झाकर संस्कृति के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो चाणहुद्रो को भी झूकर झाकर संस्कृति के नाम से इसको संबोधित किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, हाँ मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, भूतों प्रेतों का टीला इसको कहा जाता है। सिंधु का बगीचा इसको कहा जाता है। यहाँ कांसे की नर्तकी मिली है। सूती वस्त्र, जो कि हमने अभी लगाया ना पिक्चर यूट्यूब पर, थंबनेल उसमें है। कांसे की नर्तकी मिली है। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। अन्नागार मिला है। स्नानागार मिला है। पुजारी की मूर्ति मिली है। शिवजी की मूर्ति मिली है। उसके बाद आइए, इसी को जो पशुपति है ना, उसको शिवजी बाद में कहा गया, तो शिवजी की मूर्ति उसी को यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आइए बनवाली चलते हैं। चलिए कितना क्षेत्र आपको घुमा रहे हैं। बनावली क्या है? बनावली चाहे बनवाली, तो बनावली हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। जो हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, जो हल के जैसा था मगर हल नहीं था, खिलौना था। तिल सरसों का ढेर मिला है। तिल सरसों का ढेर लगाया होगा और बाढ़ आ गया होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। जौ के दाने मिले हैं। अभी मोहनजोदड़ो फिल्म में भी वही बताया है कि बाढ़ से सब डूब गया था। जौ के दाने मिले हैं जो कि अच्छी प्रजाति के थे। अच्छी प्रजाति के जौ के दाने मिले हैं। तांबे का बानाग्र मतलब बाण जो है, बाण, इसका अगला भाग बनवाली से मिला है। तांबे का बानाग्र ये नहीं था, खाली यही था, ये गल गया होगा, टूट फूट गया होगा। सुतगोदा से घोड़े की अस्थि मिली है। सुतगोदा से क्या है? घोड़े की अस्थि। अंडाकार कब्र, कहीं भी अंडाकार कब्र नहीं मिला, यहीं मिला है अंडाकार कब्र, सुतगोदा से मिला है। अब ये कोट दीजिए, चलते हैं।
कोटदीजी से कांसे की चूड़ियाँ मिली है, कांसे की चूड़ियाँ, कांसे की चूड़ियाँ। कालीबंगन से काले चूड़ियाँ, कोटदीजी से कांसे की चूड़ियाँ। तो कोटदीजी से कांसे की चूड़ियाँ मतलब वही तांबा और टीन के मिश्रण वाला। कालीबंगन से काले रंग की चूड़ियाँ। अलंकृत ईंटें, ईंटों में डिजाइन बनाया गया, अलंकृत किया गया है। उसके बाद जूते हुए खेत, जुताई हो गया खेत का, उसका मैं आपको दिखा है कालीबंगन में। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं कालीबंगन से। कच्ची ईंटों का सर्वाधिक प्रयोग भारी मात्रा में कालीबंगन में हुआ था, जो कि अभी आपको बताए हैं। अब दाइमाबाद चलते हैं। दाइमाबाद से तांबे का रथ मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से। और कालीबंगन से युगल समाधियाँ भी मिली हैं। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता अब समाप्त हो गया। दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा सब्सक्राइब बढ़े, ताकि और आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और हमारा अगला चैप्टर रहेगा वैदिक काल। सिंधु घाटी हो गया, वह बिल्कुल सीरियल से आपको लास्ट तक पढ़ाएंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसको आपको बहुत मदद हो जाएगा। आप वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए, इसका नोट्स बनाइए और पूरा तरह से इसको अध्ययन कीजिए। आप सफल जरूर होगा। इंसान को ही नौकरी होता है, कोई भगवान नौकरी लेने नहीं आता है। नौकरी इंसान को होता है, सिर्फ एक सीट चाहिए और एक सीट हम लोग लेके ही छोड़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गया। आप एक हम उसका MCQ का नोट्स बनाएंगे और आपको एक दिन MCQ करवाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बाय।